अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबात सिर्फ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपका मूड और बहुत ही अच्छा शुरुआत उसकी हुई होगी। आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज का दिन बाकी दिनों की तरह आपने अपने काम मुकम्मल तरीके से सरअंजाम देने के हवाले से एक पूरा स्केड्यूल तैयार कर रखा होगा और जब जब मौका मिलेगा, और ये भी लाजिम है कि हम लोग दुनिया से जुड़े रहने के लिए अपने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे। पर क्या आप लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी बुनियादी अखलाकियात हैं। यानी फ़ेसबुक का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब कुछ भी उसूलों का तकाज़ा करती हैं। मगर क्या हम उन उसूलों से वाकिफ़ हैं? कभी हमने जानने की कोशिश की है कि जनाब वो क्या उसूल है, वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकती हैं, और उनकी क्या हमने कभी परवाह की है? बिल्कुल भी नहीं। हम भूल जाते हैं कि जनाब स्क्रीन के उस पार भी एक जीता जागता इंसान बैठा हुआ है, जिसके जज्बात हैं, जिसके एहसासात हैं। तो किसी पर बेजा तनकीद करना, तज़हीक अमेज़ तबसरे देना, गैर ज़रूरी तंज़ करना, ये या फिर हरासमेंट, साइबर बुलिंग करना, ये सब सिर्फ़ गैर अखलाकी चीज़ें हैं। बल्कि ना सिर्फ गैर अखलाकी हैं, ये लीगली पनिशेबल भी हैं। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग सिर्फ़ एक मजाक या एक तफरीह के नाम पर दूसरों की ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो नहीं जानते हैं कि उनके ये जो बोले गए अल्फाज हैं ना, ये किसी के लिए कितने तकलीफ़देह हो सकते हैं। कितने ही नौजवान जो हैं वो आजकल ऑनलाइन ट्रोलिंग और नफ़रत अंगेज़ रवैये के बायस डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उन्हें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है कि जनाब वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपनी जान भी दे देते हैं। सोचें कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या किसी की पर्सनल लाइफ पर गैर ज़रूरी तबसरे करना या जहर भरे जुमले कसना हमें वाकई कोई फ़ायदा देता है? हकीकत यह है कि ये सब सिर्फ हमारा अखलाकी दिवालियापन है। उनसे मुआशरे का बिगाड़ तो मुमकिन है, पर फ़ायदा नहीं है। वैसे भी इससे हमारी तरबियत में कमी ज़ाहिर होती है। सोशल मीडिया का असल जो मकसद है ना, हमें एक दूसरे के करीब लाना था, कि जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया था पहले ज़माने में। सोशल मीडिया से पहले कि आप किसी को ख़त लिखा करते थे तो महीने महीने बाद उसका जवाब आया करता था, कि ट्रांसपोर्टेशन और बाकी मामलात बहुत ज़्यादा हम पीछे थे उसमें। तो सोशल मीडिया का दौर आया, एडवांसमेंट आई। उसका मतलब ये था कि जो गैप आता जा रहा है लोगों के रिश्तों में, कि अगर कोई बाहर के मुल्क होता है तो उसको आप मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर जो है ना उसको ख़त्म कर सके। वो गैप दूर करना था उसका मकसद। हमें ये समझना होगा कि हम अगर इस प्लेटफॉर्म को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे और पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव वाइब्स फैलाएंगे, तो ही ये महफूज और ख़ूबसूरत जगह बनेगी जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम रहना चाहते हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं जनाब क्वैकरी के हवाले से। क्वैकरी का नाम आता है तो जना हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि डॉक्टर्स जो है ना, उनकी शक्ल इख्तियार किए हुए बहुत सारे ऐसे लोग अपना क्लिनिक्स खोल लेते हैं या ऐसी अपनी दुकान खोल लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं जिनको डॉक्टरी का कोई इल्म नहीं होता है, और वो लोगों की जानों के साथ खेल रहे होते हैं। अब एक और कह लें कि फ़ील्ड है, प्रोफेशन है, जिसमें प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, उसमें भी क्वैकरी जो है ना उसने जंप इन कर लिया है। मैं बात कर रही हूँ साइकोलॉजी के हवाले से, कि आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ख़ासतौर पर अगर आप डिप्रेशन या किसी भी जहनी उलझन का शिकार है, जहनी परेशानियों का शिकार है, किसी भी हवाले से आपको मेंटल इलनेस है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके। लेकिन इसमें भी अब क्वैकरी आ गई है कि उनके पास ना तो लाइसेंस होते हैं, ना हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बॉडी है जो उनको चेक करे कि आया आप प्रोफेशनल है भी है या नहीं है। तो इस पर आज हमने बात करनी है कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर इसमें भी कि अगर आप किसी क्वैक के पास जा रहे हैं, उसको साइकोलॉजिस्ट समझ के, कि वो फिर आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स में कह लें कि डाल सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नेहा खान मौजूद हैं, जो कि
क्लिनिकल कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नेहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नेहा, इसमें भी क्वैकरी आ गई है, बाकी सारी चीज़ों में तो हमने देखा है कि जनाब अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, नीम हकीम खतरा जान उनको कहते हैं, तो इस साइकोलॉजी में भी क्वैकरी आ गई? बिल्कुल, नीम हकीम खतरा जान जो है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप देखें, आप सारा जो आपका एक साइकोलॉजी जो मोडालिटी है वो आपके दिमाग से, आपकी नफ्सियात से रिलेटेड है, आपके एहसासात से रिलेटेड है। तो वहाँ पे भी अगर कोई भी उठ के ये कहे कि मैं इसका माहिर नफ्सियात हूँ या मैं माहिर हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप हार्डली 2 या 3 दफ़ा पढ़ें तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि इस फील्ड में आने के बाद आपको कितना स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितना अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर एवरी मंथ, बल्कि आफ्टर एवरी 10-15 डेज न्यू रिसर्चेज आ रही हैं, न्यू अपडेट्स आती हैं, आपकी जो थेरीज थी पहले की वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं। आज से 10 साल पहले जो अगर मैंने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ा होगा वो आज ऑब्सोलीट हो चुका है। बिल्कुल, वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं आज किसी के ऊपर वो टेक्निक। हाँ बिल्कुल, तो वो टेक्निक्स सीखने के लिए अपने आप को आपको अप टू डेट रखना पड़ता है। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने 10 इयर्स पहले इस फील्ड के अंदर मैंने अगर स्पेशलाइजेशन की, एक तो ये कि स्पेशलाइजेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि एमफिल और एमएस में क्या फ़र्क है। ये हमें एज अ स्टूडेंट हमें तब पता चला जब हम बिल्कुल एमएस के लास्ट सेमेस्टर में तब पता चला, जब हमने पता किया कि डिग्री के ऊपर क्या लिखा होगा, तो वहाँ पता चला कि एमफिल लिखा होगा। अच्छा, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जबकि एमफिल का मतलब ये है कि वो रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, आप एमफिल के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सही है। तो फिर खैर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी अपनी यूनिवर्सिटी को, उन्होंने आगे एचईसी को कंसल्ट किया, उन्होंने फिर हमें ये कहा कि सिंस हमने कोर्सेज जो हैं सारी मोडालिटीज़ हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ी हैं, और हम क्योंकि चाह रहे हैं कि हमारा एमएस लिखा जाए जो कि मास्टर्स इन साइंसेज है, तो फिर हमारा वो एमएस लिखा गया डिग्री के ऊपर। एंड दैट इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमफिल भी कराती हैं और कुछ एमएस कराती हैं। अब वो स्टूडेंट्स के लिए जानना जो पढ़ रहे हैं अभी, जो बैचलर्स में हैं, जो एमफिल एमएस में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मास्टर्स में आके एक और चीज़ पता चली, एक नई चीज़ थी एडीसीपी। अच्छा, ADCP स्टैंड्स फॉर एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके, ये स्टार्ट किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज से कोई 15-20 साल पहले, और ADCP इज इक्विवेलेंट टू MS, लेकिन उसमें आपको MS 1 साल टॉप अप करना पड़ता है अपने आप को इस प्रोफेशनल उसमें वो लाने के लिए, डोमेन में लाने के लिए। ADCP के अगर आपने 2 साल लगाए हैं बैचलर्स के बाद, तो उसके बाद आपको MS का 1 साल का टॉप अप करना ज़रूरी है टू कॉल योर सेल्फ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हाउएवर अगर आपने 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में बैचलर्स किया है, ऑनर्स किया है 4 साल का, फिर आपने 2 साल का मास्टर्स किया है, यू आर गुड टू गो। यू कैन ओपन योर क्लिनिक, यू कैन एफिलिएट योरसेल्फ विद सम हॉस्पिटल बॉडी, विद सम डॉक्टर, विद सम साइकियाट्रिस्ट इफ यू वांट। हम ये समझते हैं कि हमने MS की डिग्री ले ली, कल से हम क्लिनिक अपना शुरू कर देते हैं, साइकियाट्रिस्ट के साथ हम बैठ जाते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो डिग्री में आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी थ्योरेटिकल है। हाँ, वो थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल उसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको कम से कम MS के बाद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका अंडर सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। सही, ठीक है, जिसमें आप इंडिपेंडेंटली काम ना करें, आपके ऊपर कोई बैठा हुआ हो जो आपको मॉनिटर और सुपरवाइज कर सके। अब यहाँ हो क्या रहा है पाकिस्तान में, आप सोशल मीडिया देखें, आप यूट्यूब, इंस्टा, हर कोई साइकोलॉजिस्ट बना। एग्जैक्टली, आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपके ब्लॉगर्स साइकोलॉजिस्ट बने हुए हैं। आपके कोई पोस्ट आती है, मैं परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मुझे माहिर नफ्सियात की या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, आपके NLP कोचेज आ जाएंगे, आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाएंगे, आपके ये एक टाई ची आर्ट है दैट इज रिलेटेड टू मार्शल आर्ट्स एंड टाइकोंडो, अच्छा, वो आ जाएंगे, आपके आर्ट थेरेपिस्ट आ जाएंगे, आपके मतलब जिसको आना चाहिए वो नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। काउंसलर्स अच्छा, अब काउंसलर होना भी एक बड़ा ट्रिकी की डिग्री है, क्योंकि काउंसलिंग जो MS में होती है दैट इज ओनली ऑफर्ड बाय BNU।
अच्छा, BNU सिर्फ यहाँ पे ऑफर कर रहा है, यहाँ पे और कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही, क्योंकि ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि काउंसलिंग जिन्होंने पढ़ी है क्या वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जिसको हम पाकिस्तानी जो है फॉलो कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले जो हैं वो थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं आगे। अब यहाँ पे जितने जो मैंने नाम लिया वो आ तो जाते हैं, लेकिन ना उनको CBT का पता है, ना उनको DBT का पता है, अच्छा। ना उनको REBT का पता है। ये सारी टर्म्स और एब्रीविएशंस उनके लिए एक ट्रैश ऑफ। तो मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं, अब एक आम शख्स को तो नहीं पता कि ये सही में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है कि नहीं है, तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं या ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जो आप हमें बताएंगी कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं फॉर हेल्प, तो उससे हम ऐसे क्या क्वेश्चंस या ऐसी क्या चीज़ें पूछ सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये प्रोफेशनल है भी या नहीं है, ये कोई क्वैक तो नहीं है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आज से 20-30 साल पहले के जो सीनियर्स हमारे बैठे हुए थे सीट्स पे, वो आज भी वही हैं। अच्छा, वो दे डू नॉट वांट टू लीव देयर सीट्स, दे डू नॉट वांट टू लीव देयर जॉब्स। ये हर फील्ड में है, लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा, आप देखें आपके एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितने हैं, आपके चंद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए। नौकरियां अगर खुलती भी हैं तो वो सिर्फ एक दिखावा होता है, बिल्कुल, वो अंदर ही अंदर सारा कुछ पहले तय हो चुका होता है। उनके अपने ही जो लोग हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है कि जिस तरह बाकी सारी चीज़ों में गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है या क्वैकरी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इस तरह अब इस फील्ड में भी उनको थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि जनाब एक तो रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाएं और क्वैकरी को ख़त्म करने की कोशिश करें, जो कि अब बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर नेहा खान मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हमने बात की कि इस सारे प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डॉक्टर नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब अब कुछ हेल्थ के बारे में, ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हमने बात की कि मेंटल हेल्थ को किस तरह आपने सही रखना है और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं उनके पास आपने जाना है। इसी तरह अगर आपको कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन चाहिए या इस हवाले से कोई कंसल्टेशन चाहिए तो उसके हवाले से भी आपने उसके प्रोफेशनल के पास जाना है, जो कि एक डाइटिशियन हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, जो आपको बताए कि जनाब आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ताकि आपकी सेहत अच्छी रह सके, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। प्लेटिंग का सिलसिला आजकल बहुत अच्छा चल रहा है कि आपकी एक प्लेट होनी चाहिए, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पोर्शंस क्या हैं, उसमें कार्ब्स आप कितने ले रहे हैं, प्रोटीन आप कितने ले रहे हैं, आप फैट कितना ले रहे हैं, वो आपका उस प्लेट में नज़र आना चाहिए। और जिस प्लेट जब आप वो देखें तो आपको पता चल जाएगा जनाब आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं या अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ईशल साकिब मौजूद है स्टूडियो में, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, सबसे पहले बताइए जो प्लेट वाला सीन है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? प्लेटिंग करना अपने लिए जब हम खाना खा रहे होते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का होना लाजमी है? अच्छा, प्लेटिंग मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसके लिए एक डाइटिशियंस ने एक लॉन्च किया है, माय प्लेट मेथड। उसमें क्या होता है कि आपकी प्लेट में बेसिकली 5 पोर्शंस होते हैं, 5 फूड ग्रुप्स आपने इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। तो एक प्लेट राउंड प्लेट है फॉर एग्जांपल, तो उसके एक पोर्शन में जो मेजर पोर्शन होता है उसमें होनी चाहिए वेजिटेबल्स, जो कि डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए क्यों, ताकि आपको मल्टी वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिले। और उसके एक पोर्शन में जो 1/4 पोर्शन है उसमें आपको फ्रूट्स लेने चाहिए। फ्रूट का कोई भी आप एक पोर्शन ले लें, वो एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, कोई भी फ्रूट। और फिर उसके बाद जो उसका एक जो 3rd पोर्शन होगा प्लेट का, उसमें आपने ग्रेन्स लेने, उसमें रोटी, चावल और जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आपने कोई ब्रेड लेनी है, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, तो बेसिकली वो एक पोर्शन में वो होनी चाहिए। और फिर एक पोर्शन होता है उसी प्लेट में प्रोटीन का। अच्छा। प्रोटीन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसमें फ़िश भी ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन, बीफ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप ऑफ प्रोटीन लेना चाह रहे हैं। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ज़्यादा इजी होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और फिर साथ में आपने डेयरी का भी एक पोर्शन ऐड करना है। अच्छा। तो अगर आप यानी एक
प्लेट फुल बनाइए जिसमें एक साइड पे वेजिटेबल्स हैं, एक साइड पे थोड़ी सी चिकन और ग्रेवी है और फ्रूट्स हैं एंड देन रोटी चावल है, तो उसके साथ थोड़ा सा आप योगर्ट ले लें या फिर आप थोड़ा सा मिल्क ले लें। तो इस तरह आप एक पूरी प्लेट बना के बैलेंस कर लेते हैं और एक ही टाइम में आप सारे फूड ग्रुप्स में से सारे न्यूट्रिएंट्स एट अ टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। तो क्या ये प्लेटिंग जो है ना, ये हर दफ़ा ही हमने करनी है? मतलब अगर हम नाश्ता कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं और डिनर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए तीनों टाइम? बिल्कुल 3 टाइम्स। हम बेसिकली 5 मील्स लेते हैं ना दिन में, तो हमारे लिए रिकमेंडेड मील्स होते हैं ब्रेकफास्ट, देन स्नैक, देन लंच, देन स्नैक एंड देन डिनर। तो आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में तो ये प्लेटिंग मेथड यूज करेंगे, माई प्लेट का मेथड। इससे फिर ये होगा कि न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली आपके बॉडी में कंप्लीटली जाएंगे और फिर जो स्नैक्स होंगे उसमें आप फिर नट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी स्नैक जैसा पॉपकॉर्न ले लिया, मखाना, डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस तरह के, या फिर आप रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो वो एक बहुत फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देते हैं और आप इसी तरह सारे फूड ग्रुप्स में से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। और इसकी वजह से ये होता है कि फिर आपको एडिशनल मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपकी डाइट ही आपको ऑलरेडी चीजें प्रोवाइड करी है। अच्छा मुझे बताइए कि दिन में हमें 2 मरतबा खाना खाना चाहिए, 3 मरतबा खाना चाहिए? 5 मील्स अ डे। 5 मील्स मतलब मेन जो 5 मील्स हैं, जिस तरह मेन आ जाते हैं 3 मील्स आ जाते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। कुछ लोग कहते हैं जी हमें ब्रेकफास्ट और डिनर करना चाहिए, लंच वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऐड ऑन किया हुआ है, 3 मील नहीं होने चाहिए या 3 मील होने चाहिए? नहीं, बेसिकली 3 मील्स विद 2 एड-ऑन्स, लाइक 2 मील्स जो स्नैक्स वाले हैं वो भी होने चाहिए। क्योंकि फिर ये होता है हम एक्चुअली क्या करते हैं कि बहुत बिग मील ले लेते हैं ब्रेकफास्ट में, बहुत बिग ले लेते हैं नाइट टाइम में, और वो हमारे लिए डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता। जनरली हम खा भी बहुत लेट रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं कर पाती और वो फिर फैट डिपोजिशन में चला जाता है। तो बेटर ये होता है कि आप स्मॉल मील्स लें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स 5 टाइम्स अ डे। तो डिपेंड करता है, हर किसी की रूटीन डिफरेंट होती है, रूटीन्स के अकॉर्डिंगली मील्स की टाइमिंग्स और चेंज हो जाती हैं कितने आपने लेने पोर्शंस, बट बेसिकली 5 मील्स होने चाहिए। 3 जो है मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड देन 2 स्नैक्स। ठीक है, लेकिन उसका भी पोर्शन कंट्रोल आपने रखना है ना, ये ना हो कि आप भर भर के प्लेट्स खाई जा रहे हैं कि जनाब हमें डॉक्टर ईशल ने कहा था कि 5 तो लाजमी खाने ही खाने हैं। नहीं, प्रोपोर्शंस में खाना है आपने। कार्बोहाइड्रेट्स से रोटी चावल है उसमें पोर्शन साइजेस होते हैं, तो एक इतने 6 इंच की जो रोटी होती है वो 1 पोर्शन कंसिडर होता है, और आपने एक हेल्दी इंसान को जिसका जो ओवरवेट नहीं है उसको 5 to 6 टाइम्स जो है ना कार्बोहाइड्रेट 1 पोर्शन जो है। तो इसी तरह आप अगर ब्रेड ले रहे हैं और 1 पोर्शन है तो आपने 2 ब्रेड्स ही लेनी है ब्रेकफास्ट में। अच्छा, लंच में आप ले सकते हैं 1 स्मॉल सीडी साइज चपाती, ठीक है, एंड देन रात के टाइम भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो आप अच्छा इसमें अब एक तो आपने जैसे कहा कि एक नॉर्मल पर्सन है जिसका BMI ज्यादा नहीं है, हाई नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन जो ओवरवेट हो जाते हैं तो वो फिर क्या करे? वो अपनी प्लेटिंग में क्या क्या चीजें करें, या वो अगर उन्होंने डाइट करनी है, कुछ इस साइड पे जाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं वेट लॉस की तरफ? अच्छा, वो इसी वाली प्लेट मेथड को ही फॉलो करेंगे, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि नॉर्मल पर्सन जिस तरह 5 to 6 पोर्शंस यानी 6 to 7 कह लें पोर्शन कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि 6 स्मॉल साइज रोटीज ले सकता है वो, इतने CD साइज। तो आपका जो पर्सन कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हैं, एक तो वो अपनी सारी ओवरऑल डाइट में अपना डाइट प्लान बनवाएगा, 500 किलो कैल पर डे उसकी डाइट से कम कर दी जाएगी, जिसकी वजह से एक सस्टेनेबल वेट लॉस होगा। अच्छा, और फिर यही है कि आप मील्स कम करते हैं, आप अपनी वेजिटेबल्स का पोर्शन बढ़ा देते हैं, बिकॉज वेजिटेबल्स में बहुत बेयर मिनिमम कैलोरीज होती हैं। और इसी तरह आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम करते हैं, प्रोटीन लीन कर देते हैं। जिस तरह हम लोग मटन है बहुत हाई फैट होता है, रेड मीट यानी कि बीफ, उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, तो हम लोग वो चीजें लेंगे, वो प्रोटीन लेंगे जो लीन होती है। जिस तरह कि हम चिकन फिले ले लेंगे और उसको हम ग्रिल कर लेंगे रादर देन फ्राइंग इट, और इसी तरह हम फ्राइड चिकन नहीं लेंगे लेकिन हम बेक्ड विंग्स ले सकते हैं। तो प्रोटीन हम लीन कर लेंगे, फैट कंटेंट हम कम कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में कि हमारी प्लेटिंग हो, हमारी बैलेंस डाइट हो, या अगर हमने डाइट भी करनी है अपने वेट लॉस के लिए, इसमें शुगर और जो सॉल्ट है उसका क्या कह लो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है? क्या इन दोनों को भी हमें बिल्कुल ही अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करना चाहिए, या किसी न किसी हद तक हमें चाहिए शुगर भी और सॉल्ट भी? अच्छा, शुगर और सॉल्ट जो है ना वो सिर्फ उन लोगों के लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है। बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड तो सॉल्ट नहीं होता, आपको थोड़ी अमाउंट में लेना चाहिए हर चीज अपनी बॉडी के लिए, लेकिन जिस तरह डायबिटिक लोग हैं वो शुगर नहीं कंज्यूम कर सकते, तो उनके लिए नेचुरली इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिस तरह स्टीविया
स्टीविया है हमारे हाँ जी। पास, वो एक प्लांट based हमारे है, पास हाँ। स्वीटनर है जो कि शुगर से भी 300 टाइम्स मोर स्वीट है। ओह वाह। तो वो, और आपको फील भी नहीं होता कि आप शुगर नहीं कंज्यूम करें एंड यू कंज्यूमिंग स्टीविया इंस्टेड। अच्छा। तो आपने बस स्टीविया प्लांट अपने घर पे ग्रो कर लें और उसके लीव्स लें और अपनी चाय में, डिजर्ट्स में या फिर ड्राइड फॉर्म में आप अपने डिजर्ट्स में ऐड करें, आपको कोई डिफरेंस नहीं फील होगा, बल्कि वो ज़्यादा स्वीट होता है। अच्छा। तो शुगर का ऑल्टरनेटिव तो ये है, क्योंकि डायबिटिक्स या जो वेट लॉस की जर्नी पे होते हैं या बहुत सारी इस तरह की हेल्थ कंडीशंस होती हैं हाँ, जिसमें आपको शुगर शुगर अलाउड नहीं नहीं है, होती। हाँ। तो आप उसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि नेचुरल लाइक Derive किया जाता है, ऑल्टरनेटिव है, हाँ, हाँ, जो नेचुरल सोर्सेज से हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे स्टीविया सबसे बेस्ट है, आप स्टीविया कंज्यूम करें। और इसी तरह ही सॉल्ट जो है, जिस तरह हाइपरटेंसिव लोग हैं जो कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो लोग, उन लोगों को हम सॉल्ट रिकमेंड नहीं करते ज़्यादा। तो सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसका ऑल्टरनेटिव मार्केट में है पोटेशियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम नहीं होता। अच्छा। तो आप पोटेशियम क्लोराइड अपने फूड में ऐड करें और उसकी वजह से ये होगा कि आपकी एक तो वाटर रिटेंशन नहीं होती, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। अच्छा। क्योंकि वेट लॉस में जनरली लोग सॉल्ट अवॉइड करते हैं ताकि वाटर रिटेंशन ना हो। हाँ, हाँ। तो आपने पोटेशियम क्लोराइड लेना है ताकि एक तो वेट लॉस भी हो, सेकंड आपकी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, वो आपको रेगुलेट करेगा बॉडी में सिस्टम्स, पोटेशियम डेफिशिएंसीज को कम करेगा। तो और सॉल्ट जो है उसकी, अगर आप पोटेशियम क्लोराइड फॉर सम रीज़न नहीं ले सकते तो बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं जो आप ले सकते हैं, जिस तरह रोजमेरी है, थाइम है, फ्लेवरिंग के लिए सॉल्ट की जगह। लेकिन बेसिकली सॉल्ट का सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव पोटेशियम क्लोराइड है। मार्केट में डिफरेंट नेम से अवेलेबल है, आप अगर रिसर्च करें तो बहुत ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अब दे रहे हैं, तो मतलब वो daily इजीली life मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर बोला जाता है कि जी वाइट जो सॉल्ट है उसकी जगह आप पिंक सॉल्ट यूज़ करें, तो वो भी ठीक है या उसमें भी सोडियम ही है, पोटाशियम नहीं है? अच्छा, पिंक सॉल्ट में सोडियम ही है। अच्छा। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है जो कि हाइपरटेंसिव नहीं है, यानी कि उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको कोई इस तरह की डायबिटीज या कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि वो सॉल्ट अवॉइड करे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है पिंक सॉल्ट। अच्छा। और आयोडाइज सॉल्ट जो है वो उसका क्या? अच्छा, आयोडाइज सॉल्ट जो है ना, हम लोग जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनको बेसिकली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। तो आप आयोडाइज सॉल्ट सबसे बेस्ट उनके लिए है। बेसिकली आप एक बेसिक जो सॉल्ट है ना, पिंक सॉल्ट, वो ज्यादा रिकमेंडेड होता है, अच्छा। रादर देन दैट कि कोई एड ऑन्स हो, क्योंकि आपको आपकी डाइट से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो डिफरेंट आपको कलर्स सारी, के, आप हाँ, माई प्लेटिंग के मेथड को यूज करते हैं, तो यू बेसिकली गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आपको जरूरत नहीं होती कि आप कोई मल्टीविटामिन लें या कोई इस तरह की चीज लें, अनटिल अनलेस कि आपकी डाइट इतनी सफिशिएंट नहीं है या आपको कोई बहुत प्रॉब्लम है, जिस तरह एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कोई और डेफिशिएंसी है, फिर तो मल्टीविटामिन्स लें। लेकिन वैसे आपकी डाइट में हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है जो कि आपको सारी चीज़ों, विटामिन्स भी दे रही है, मिनरल्स भी दे रही है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए हैं वो हमारी डाइट से ही हमें मिल रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी ये उसूल होना चाहिए कि आपको आपकी प्लेट बनाना आना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है। जिस तरह ईशल ने हमें बताया भी है कि कौन कौन सी चीज़ों का पोर्शन कितना होना चाहिए। तो ईशल हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले हुकूमत की क्या तैयारियां हैं और किस तरह इस महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह इन तमाम तर मामलात को तय किया जाएगा और जो इदाद-ओ-शुमार की जंग चल रही होती है उनको किस तरह कंट्रोल में लाया जाएगा। अशय खुर्दनूश के हवाले से बात करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बता रहे होते हैं कि जनाब ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है और जैसे ही आपको पता है कि एक दिन रह जाएगा रमज़ान में, वो और भी ज़्यादा जो बाज़ार है ना माफिया का और मुनाफाखोरी का, वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इस पर बात करते हैं कि किस तरह क्या मैकेनिज़्म है जो कि इख्तियार किया जाएगा ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। इस पर बात करने के लिए जाहिद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जाहिद साहब, 2 दिन रह गए हैं रमज़ान में। बताया तो ये जा रहा है कि इतवार को पहला रोज़ा होगा हमारा इंशाल्लाह। तो 2 दिन के बाद हम रमज़ान हमारा आगाज़ हो जाएगा, उसका क्या तैयारियां हैं? अभी तक तैयारी की है हुकूमत ने या नहीं की है?
हुकूमत अपने तौर पे तैयारी कर रही है और मुनाफाखोर अपने तौर पे तैयारी कर रहे हैं। और पुरानी कहानी है क्या बात है। वो एक बड़ी चंद साल पहले एक अहम शख्सियत ने कहा था कि पाकिस्तान में 12 मौसम है। हाँ। तो ये महंगाई के भी 12 मौसम है। अच्छा। वो इस तरह के महंगाई करने वालों को कोई ना कोई जवाब वो ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब वो जब शदीद सर्दी होगी तो उनसे पूछो ये सब्जी क्यों महंगी हो गई, वो जी सर्दी बहुत पड़ गई है, फसलें ख़राब हो गई हैं। जब वो थोड़ी सी बारिशें होगी, वो जी बारिश हो गई है, वो ट्रक नहीं आए, वो रास्ते बंद हो गए, उस वजह से महंगाई हो गई है। गर्मी आएगी तो गर्मी का यही फार्मूला कि जी गर्मी से फसलें तबाह हो गई हैं। तो ये पूरा एक सर्कल है, एक पूरा लोग इन सारा साल वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जवाब ढूंढ लेते हैं अपने स्टॉक को निकालने का। और जब ये रमज़ानुल मुबारक आता है तो इसमें ये तो एक बिल्कुल हकीकत है कि अशिया की तलब जो उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। हाँ। चाहे वो सब्ज़ी हो, फल हो, गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, हर शख्स की जो जितनी बसात है उसके मुताबिक वो कोशिश करता है कि घर का दस्तरखान भी सजाए और कोई मेहमानों की और दोस्तों की तवाज़ो, अफ्तारी, सहरी। तो लाजमी तौर पे वो एक इकनॉमिक्स का फार्मूला है कि जब तलब बढ़ेगी, रसद कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। अब यहाँ असल जो मसला पैदा होता है वो हुकूमत का है। अच्छा। कि जो इंतज़ामिया है उसे पता है कि माह रमज़ान में तलब कई गुना बढ़नी है, उसके लिए चीज़ों की स्टोरेज के लिए क्या इकदाम होते हैं। मतलब ये अचानक तो नहीं आ जाती। हाँ, चीज़ कि अचानक एक हुआ, अचानक से रमज़ान आ गया, अचानक से रमज़ान आ गया, पता नहीं। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस वक्त अब आज से कोई थोड़े दिन पहले तक जो टमाटर हैं वो 30 रुपए 40 रुपए फ़रोख्त हो रहे थे मार्केट में, उसका रेट दिया जा रहा था, 50 रुपए फ़रोख्त हो रहे थे। अब जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है उसकी कीमत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि फसल थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा। फसल गुजर गई उसकी, अब उसको अगर स्टॉक कर लिया जाता वक्त पे, पंजाब हुकूमत ने एक कोई अथॉरिटी बनाने का ऐलान तो किया था कि हम बनाएंगे जिसमें स्टोरेज भी करेंगे और उसकी पैदावार भी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का भी करेंगे, लेकिन वो अभी तक नज़र नहीं आया। अच्छा। तो वो जब तक ये लीमू है, अब 1 महीने पहले तक हमें हर जगह लीमू ही लीमू नजर आ रहे थे। अब लीमू कहीं पे भी नहीं नजर आने। अब लीमू कहीं भी नजर नहीं आएंगे और महंगे दरख्तों पे लगे हुए हैं वो भी तकरीबन उतार लिए जाएंगे। तो वो जो लीमू स्टोर हो सकता था, वो एक ऐसा आइटम है कि आज से 1 महीने पहले अगर हुकूमत के पास या प्राइवेट शोबे के पास भी अगर हो और हुकूमत का उस पर चेक एंड कंट्रोल हो तो लाजमी तौर पर चीज़ों को बेहतर रखा जा सकता है। और ये वाहिद फार्मूला यही है कि जिस वक्त आपके पास फसल ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो रही हो तो उसे स्टोर कर लिया जाए और जिसको ज़रूरत हो उससे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये रखें कि एक तरफ तो कीमत 40 रुपए किलो भी बिक रहा है टमाटर और फिर 250 रुपए किलो पे भी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीच में कमी है। मतलब अगर माफिया ने ही सब कुछ करना होता तो वो फिर 40 रुपए किलो भी ना बेचे। हाँ, वो फिर 200 रुपए किलो ही सारा साल बेचे। लेकिन उनकी मजबूरी है कि जिस वक्त फसल ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो उन्होंने बेचना है। हाँ। या तो स्टोर कितना अर्सा कर सकते हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, ये सब्जी या फल इतना ही स्टोर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं स्टोर हो सकता। तो असल में जो हुकूमती बीच में से मशीनरी निकल जाती है, अपना किरदार अदा नहीं करती, उसका फिर पूरा फ़ायदा उठाता है जो भी, उसे हम माफिया कह लें, उसे मुनाफाखोर कह लें, उसे ताजर कह लें, जो भी नाम दे लें, मतलब वो उसका हक है। अगर एक ताजर है तो वो लाजमी तौर पर, अगर दुनियावी तौर पर देखा जाए, क्योंकि दीनी तौर पर तो मना किया गया खाने पीने की अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से, यकसर मना किया गया कि उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हुकूमत को अपना किरदार एक हुकूमत के तौर पर रिट कायम करनी चाहिए, रियासत के तौर पे काम करना चाहिए। और थोड़ा सा आवाम को भी शायद थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो एक हम देखते हैं कि गैर ज़रूरी भी चीज़ें रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल होती हैं जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, दस्तरखान ज़रा मुख्तसर रख के भी गुजारा हो सकता है। जितनी महंगाई हो गई है ना जाहिद साहब, अब मुख्तसर ही होता है दस्तरखान, अब वो उतनी वुसअत इख्तियार नहीं करता कोई भी। हाँ, मतलब समोसे, कचौरियाँ, पकोड़े, ये चीज़ें चलती हैं। मतलब ये आपकी सेहत के लिए भी, ये सेहत के लिए भी बेहतर नहीं है। और इस पे जो बेसन की कीमत अब इस वक्त तकरीबन 350 रुपए किलो हो चुका है बेसन, और ये जैसे ही रमजान आना है इसमें मुझे लगता है 400 किलो तक जा पहुंचेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हुकूमत अपना किरदार अदा करना चाहिए हुकूमत को, और इस मौके पे ये इस चीज़ की सहूलत देनी चाहिए कि जो चीज़ कम अज़ कम एक महीने के अंदर अंदर जो रेट उसका चल रहा है वो बरकरार रखा जाए। रहे ना, तो इसमें कोई ऐसी नहीं, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये सारे मामलात इस तरह हुए हैं, रमज़ान से पहले कोई तैयारी नहीं की गई है, या फिर रेट्स के मुताबिक रेट्स को कंट्रोल करने की वजह से, या पहले भी
तारीख में भी, माजी में भी ऐसे ही होता रहा? नहीं, ये तो यही चलता है जी। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि रमज़ान बाज़ार लगा लिए जाते हैं, मॉडल बाज़ार लगा लिए जाते हैं, और वो उनकी अलग स्टोरी होती है। उन वहाँ पर क्या होता है, किस तरह चीज़ें बिकती हैं, क्या रेट्स निकलते हैं, जो फिर एंड ऑफ मंथ जो 1.5-2 अरब 3 अरब रुपए का बजट बनता है, उसमें से कितना कहाँ जाता है, कैसे जाता है, तो वो एक अलग स्टोरी है जी। लेकिन इंतज़ाम हमारा यही होता है। अच्छा। कि हम आर्टिफिशियल इंतजाम करते हैं, जो करने वाली काम है वो नहीं करते। मतलब हम डंग टपाऊ ज़रूर है कि अच्छा रमज़ान आ गया, चलो यार वो रमज़ान बाज़ार लगा दो, उससे थोड़ा सा एक हो जाएगा, 2 रुपए 4 रुपए सस्ती मिल जाएगी, कंट्रोल रेट पे मिल जाएगी चीज़। लेकिन एक मुस्तकिल बुनियादों पे कि जिसमें हुकूमत को इंटरवीन ना करना पड़े, एक सिस्टम ही ऐसा बन जाए, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। हमारी तवज्जो सिस्टम बनाने की तरफ नहीं जाती, हमारी तरफ यही है कि फौरी तौर पे काम करना है, उसका फौरी हल निकालना है। टेम्परेरी हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पॉलिसीज पे नहीं जाते हैं। नहीं, असल प्रॉब्लम ये है कि मतलब एक रमज़ान चले मुश्किल में गुजर गया, 2 गुजर गया, 3 गुजर गया, आखिर हुकूमत को या इंतज़ामिया को सोचता है ना कि यार अब क्या करें, इसका मुश्किल हल निकाला जाए। मुश्किल हल हमें नहीं नज़र आता कहीं भी, और अभी तक इस हुकूमत में भी वो नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं वो अथॉरिटी ने कब काम शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कि वो मैकेनिज्म बनेगा कि वो, अभी तो फिर भर्तियां होंगी ना, फिर सारे मजिस्ट्रेट्स फिर फील्ड में आएंगे, चाहे फिर मामलात रख लें, होगा, चाहे थानेदार रख लें, जो मर्जी रख लें, जिससे तक तलब और रसद बराबर नहीं होगी, चीज़ों के रेट नहीं इनके काबू आ सकते। नहीं तो ये मसनूई तौर पर जो है तलब को कम किया जाता है या रसद को कम किया या ज्यादा किया जाता है, एक ही हल है, मैकेनिज्म क्या होता है? रसद बढ़ता, तलब बढ़ती है, किसी चीज की तलब बढ़ जाती है, तो आप उसकी रसद भी बढ़ाने का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, वो यही है कि जिन दिनों में लीमू अगर 30 रुपए किलो बिक रहा है और गलियों मोहल्लों में बिखरा पड़ा है, सड़कों पे बिखरा पड़ा है, तो उस वक्त उसको संभालें, ताकि महीने बाद हमें जरूरत पड़नी है इसकी, तो फिर हम तो रेट एक थोड़ा सा लेवल पे रहेगा, ना 30 रुपए पे आएगा, अच्छा, तो ना ही 300 रुपए पे जाएगा, बीच में दरमियाना रेट 60, 70, 80 रुपए, इस पे तमाम चीज़ें आपको दस्तयाब रहेंगी। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब के रमज़ान से पहले किस तरह महंगाई का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो कीमतें हैं वो उनमें इजाफा हो रहा है, और हुकूमत इस हवाले से क्या तैयारी करके बैठी हुई है उस पर हमने बात की है। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। अब एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, वो है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, क्योंकि आजकल ये मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जनाब आए रोज़ जो है इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वाले उनके केसेस हमारे सामने आते हैं, रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं कि इतने लोग जो है ना यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कोई डंकी लगा के जा रहा है, कोई भारी भरकम पैसे दे के पाकिस्तान से जाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना हर्डल फेस उन्हें करनी पड़ती हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ उन्हें हो जाता है, मौत वाक़ई हो जाती है, या बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं उन्हें। अब सादा लो आवाम है हमारी, ये जो एजेंट माफिया है पैसे ले लेते हैं और बाद में जाके जनाब उनके साथ क्या होता है कि हमारी आवाम को किस तरह लूटा जा रहा है। हमारे जो इदारे हैं ख़ासतौर पर जो इन हवाले से बनाए गए हैं, FIA, वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है, किस तरह इन एजेंट माफिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए राना फ़हद अमीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़हद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद साहब, आजकल लोगों का और ख़ासतौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका वो बेचैन है कि हम किस तरह पाकिस्तान से निकल जाएं और कहीं ना कहीं बाहर चले जाएं, बेशक हम डंकी लगा के क्यों ना जाएं या फिर किसी इल्लीगल वे से हम लोग बाहर चले जाएं। इंसानी स्मगलिंग जो हो रही है इसमें किस तरह के लोग मुलव्वस हैं और हमारी जो FIA है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा आलमिया है कि जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर वो जो है वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है, और वो उसके लिए उनकी अगर जान भी चली जाए तो वो उनको उसकी परवाह नहीं है। देखिए, हम देखते हैं मुतअद्दिद बार जो है वो न्यूज़ चलती है कि जो है वो कश्ती हादसे में इतने लोग जो है वो जान भाग हो गए, इतने लोग मिसिंग हैं। तो ये सारी सूरत हाल देखने के बावजूद अगर कोई नौजवान यहाँ से कहे जी मैंने जाना ही जाना है डंकी, वो फिर उतनी तादाद में लोग जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो हमारे माशी हालात हैं, ठीक है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, नौजवान
डिग्रियां मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत के लिए जो है वो इधर उधर धक्के खाते फिर रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि कारोबारी मामलात भी जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब है। अब वो ख़ास तौर पर मुलाजमत की तलाश में लोग जो है वो इधर उधर देखते हैं, अपनी डिग्रियां हाथ में पकड़ी हैं और धक्के खा रहे हैं। और दूसरा, अगर वो कारोबार की तरफ चले जाते हैं तो कारोबार में भी हालात जो है वो ऐसे नहीं है कि उनके मामला जो है वो बेहतर हो सके, और वो जो लाइफ का ख्वाब वो सजाते हैं, हाँ जी, ठीक है, वो जो है वो उनको नज़र ये आता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो ही इसको जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मामला अब ये हैं कि एजेंट माफिया बेकाबू है इस वक्त। FIA की तरफ से वो कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी अगर गुज़िश्ता 2 माह की कार्रवाइयाँ ही FIA की देखी जाएँ तो सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से 3171 मुसाफिरों को उन्होंने ऑफलोड किया है। अच्छा। और वो तमाम मुसाफिर जो ऑफलोड किए गए हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ डंकी के चक्कर में जा रहे थे। यहाँ से निकले दुबई चले गए, आगे डंकी लगा ली, यहाँ से निकले ईरान चले गए, आगे से डंकी लगा ली। तो अच्छा, वो अब अमाउंट देखें कितनी कितनी दे रहे हैं वो 35 से 40 लाख रुपया। किसी ने अपने बहनों का जेवर बेचा है, किसी ने अपने घर के जो मामलात हैं, जो जानवर हैं, इवन के भैंसें बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के, घर बेच के लोग जो है उनकी कोशिश है कि हम किसी तरीके से यूरोप चले जाएं। अब उसमें मामला क्या है, ये इनकी तादाद कितनी किस उम्र के ये लोग हैं? ज़्यादातर आप देखेंगे 18 से 20 साल से 22, 23, 24, 25 तक, 30 तक, के अंडर 20 से 30 के दरमियान इनकी उम्रें होती हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि वो बाहर चले जाएं। अच्छा, ये वजह क्या है कि इन लोगों के माइंडसेट क्यों इस तरह हो जाते हैं? वो होता ये है कि कोई अजीज़ो कारब, अच्छा ज़्यादातर मैं पहले आपको बताऊं कि ज़्यादा अजला कौन से हैं जिनमें से ये लोग जाते हैं? लोग जा रहे हैं, जेहलम है, गुजरांवाला, गुजरात, अच्छा, उसके बाद आप लाहौर आ जाएं और कसूर, शेखुपुरा वाली साइड के बहुत से लोग जाते हैं, फैसलाबाद वाली साइड से बहुत से लोग जाते हैं। जितने भी गुज़िश्ता 2 साल में ये हादसात हुए हैं, ज़्यादातर लोग जो है रिपोर्ट हुए हैं गुजरांवाला, गुजरात और जेहलम के हुए हैं। अच्छा, इस तरफ के लाहौर के भी चंद एक थे, फैसलाबाद के भी चंद एक थे, मगर ज़्यादा तादाद जो है वो इस साइड की हुई है। अच्छा, वो हुआ क्या कि कुछ लोग जा चुके हैं पहले इधर से डंकी के जरिए। देखे, अगर 50 लोग जा रहे हैं उसमें से 2 पहुंच भी तो जाते ही है ना, फिर वो जाके बताते हैं जी हम तो वो जब पहुंचते हैं वहाँ पर उनका लाइफस्टाइल, उनकी मेहनत नहीं इन्होंने देखनी। जो हमारे नौजवान है ना, उनकी मेहनत नहीं इन्होंने देखनी कि उधर कितना खवार हो रहे हैं। मेहनत क्या है, काम वो कितना कर रहे देखें हैं, कि कितना खतरा मोल लेकर गए हैं वो, और बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो कि वहाँ पे पहुँच जाते हैं मंजिल तक, वरना बड़ा मुश्किल है ये। अब तो एक नया मामला शुरू हो चुका है। अब तो ये अगवा बराए तवान का मामला शुरू हो चुका है। रास्ते से जा रहे हैं तो इंसानी स्मगलिंग, अब अगवा मेरे नॉलेज में कुछ 2-3 ऐसे वाकयात आए हैं जिसमें जो है वो उधर लोगों को उन्होंने रोक लिया, अगवा कर लिया, और उसके बाद उनके घर वालों से इधर से पैसे मंगवाए, फिर उनको जाके जो है ना वो वापस भेजा। ऑलरेडी उन्होंने एजेंट को पहले पैसे दे दिए कि बाहर हमारे जो लोग चले जाएं, और वहां पे उनको अगवा कर लिया। ये सारे एजेंटों की मिली भगत होती है, मिली भगत से है। FIA कार्रवाइयाँ तो कर रही हैं, मगर कार्रवाइयाँ वो सूदमंद साबित क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस हवाले से कवानीन जो है वो सख्त बनाने की जरूरत है। अच्छा, देखिए, एजेंट पकड़ा जाता है, वो 2 साल अंदर रहता है, साल 1.5 साल अंदर रहता है, उसके बाद यहाँ से निकलता है, जमानत कराता है अपनी, और चलो जी, लाहौर में काम कर रहा था, उसके बाद गुजरांवाला जाके बैठ जाएगा, ठीक है ना। उसका सर्कल तो वही है, लोग तो उसको जानते हैं, वो इधर से निकलेगा जाके गुजरांवाला जाके बैठ जाएगा, गुजरांवाला से निकलेगा पकड़े जाने के डर से वो जाके गुजरात बैठ जाएगा, गुजरात से निकलेगा शेखुपुर बैठ जाएगा। तो एजेंट जो है वो भी इतना बड़ा माफिया बन चुका है कि, और देखिए अब पिछले दिनों भी FIA के जो एयरपोर्ट से जो नाम आए थे कि बहुत से FIA के एहलकार थे और अफसरान थे जिनको इस बुनियाद पर जो है वो मुअत्तल किया गया था, जिनके नाम आ गए थे, उनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं कि वो सहूलतकार बने हुए थे।
अच्छा, ये एजेंट माफिया को जो जो, हाँ जो जी, जो इंसानी बाहर जाते- स्मगलिंग कर रहे हाँ जी, थे उनके हाँ जी, सहूलत उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, ठीक उनके है, खिलाफ ठीक है। FIA हुकाम की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। तो हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब हमने किस तरह बाहर जाना है। आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए, आपके पास बाकी चीज़ें होनी चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए। डंकी लगा कर ये इस तरह एजेंट माफिया के हाथों जो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, खुदारा ना करें। एक तो आपकी फाइनेंशियल आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, दूसरा आपकी जान को भी ख़तरा होता है। आप पीछे जिन लोगों को, अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे होते हैं, उन्हीं का सोच लिया करें। तो हमारे साथ राना फ़ाहद मौजूद है। फ़ाज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। पुलिस ऑलरेडी हमारे पास एक पूरा अच्छा खासा डिपार्टमेंट है जिसमें हज़ारों की तादाद में जनाब हमारे पास फ़ौज है जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन्हें तैनात किया जाता है। हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। अब उसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक और नया डिपार्टमेंट जो है ना वो बनाया गया है, जिसकी मंजूरी भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो है ना वो दे चुकी हैं। नया जो है वो डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। पंजाब का पहला ये डिपार्टमेंट है और इसको इसलिए बनाया गया है, जिस तरह पता चल गया है कि क्राइम कंट्रोल है, कि क्राइम जो बढ़ता जा रहा है ख़ासतौर पर पंजाब में, बिलखसूस लाहौर में, उसको कंट्रोल किया जाए। जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना इसमें यूज़ की जाएगी, उसके थ्रू जो है ना क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या वाकई क्राइम कंट्रोल होगा? और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स है हमारे पास, पुलिस फोर्स, वो क्या सही काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत पेश आई है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जिसमें अलग से एक फ़ौज जो है ना वो तैनात की जाएगी, भर्तियां की जाएंगी और वो क्राइम कंट्रोल करेंगी। तो बाकी पुलिस क्या करेगी? फिर पंजाब पुलिस जो है वो क्या करेगी? इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मुजाहिद शेख साहब मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, करवाते हैं आपके और उनसे पूछते हैं कि डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मुजाहिद साहब, पहला पंजाब का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट तैयार होने जा रहा है, कायम होने जा रहा है, मंजूरी मिल गई है वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तरफ से। बताइए किस तरह क्राइम कंट्रोल करेगा? एग्जिस्टिंग जो पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट है वो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो एक नया बनाने की ज़रूरत पेश आई है हमें। देखें मुनीबा, ये CCD जो विंग एक या यूनिट एक बनाया जा रहा है, ये पहला या नया नहीं है। अच्छा, लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें यह है कि शायद कोई इसमें बाहर के मुल्क के पुलिस वाले या बाहर से आने वाले लोग जो हैं इसमें वो आएंगे। ऐसा नहीं है। ये एक CCD जिसको नाम दिया गया है, सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था वो था CIA। ये CIA अच्छा। था और ये था इन्वेस्टिगेशन विंग के अंडर काम करता था। अच्छा। जब क्राइम बहुत थोड़ा सा हुआ करता था और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो इसको हेड करता था। फिर पिछले जो सेटअप था, निगरान सेटअप था, उसमें इन्हीं मौजूदा IG पंजाब साहब ने एक नया विंग बनाया, उसको OCU यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का नाम दिया गया। इसमें DIG की सीट क्रिएट की गई और DIG के नीचे 3 SPs जो हैं वो लगाए गए और उसके बाद फिर एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया कि अब जो लूट मार और हीनियस क्राइम की जो वारदातें हैं उसको OCU यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कंट्रोल करेगा। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात भी आते रहे और वो तवक्कुआत जो हमें थी, आवाम को थी, वो पूरी ना हो सकी। अच्छा। बल्कि उसमें ऐसा लगा कि बहुत सारे क्रिमिनल और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस होने वाले बाज़ अहलकार उसी यूनिट में मौजूद हैं। बिल्कुल। फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जब उनको ये इतलात और ये इंफॉर्मेशन मिलती रही मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए
कि लाहौर में और बिलखुसूस पंजाब में क्राइम जो है वो उसकी शरह बढ़ती जा रही है। एक तो महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के मामलात में अवाम का जो है वो उस चक्की में पिस रहे हैं, तो दूसरा डाकू जो है वो सुख का सांस नहीं लेने दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने पुलिस हुकाम के जो आला अफसरान हैं उनकी मीटिंग भी की, मुख्तलिफ तरीक़ों से बातचीत भी की, तो फिर एक नया आइडिया जो है वो एक आता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को CCD में तब्दील कर दिया जाए। जो सिर्फ हीनियस क्राइम में जो लोग हैं वो मुलव्विस होंगे उनको पकड़ा जाएगा। उसमें शूटर्स हैं, उसमें कोई रेप करने वाले हैं, उसमें स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वारदात, कब्जा माफिया है, बहुत सारे जो गैंगस्टर्स हैं, डकैती, राजनी, ये सारे मामला, ये सारा कुछ होगा। लेकिन इसमें एक सवाल है, इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि अगर नाम बदलने से इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो सकती है तो फिर तो ठीक है। और अगर नाम तब्दील करने से लोग वही रखने हैं तो फिर मेरा ख्याल है इतनी एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम CM जो है मरियम नवाज साहिबा, वो बिल्कुल ये चाहती हैं और पुलिस अफसरान के जरिए मुझ तक भी, हम तक भी इतलात मौसूल होती हैं कि वो क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से बड़ी कंसर्न है कि लोगों को, खासकर जब कत्ल की वारदात होती है तो वो बड़ा उस पर नोटिस भी लेती हैं कि कत्ल क्यों हुआ, कत्ल करने वाले कौन है, वजह क्या है, वो डिटेल मांगती है। मेरा ख्याल है कि उनको अपनी टीम में जो उनके इर्द गिर्द या पुलिस डिपार्टमेंट जिसके जरिए वो सारा कंट्रोल करना चाहती हैं, उस पर एक दफ़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को वो शामिल करें कि जो वाकई क्राइम कंट्रोल करने के लिए अमल पैरा हो और जो पंजाब गवर्नमेंट का विजन है उसमें मददगार हो। मेरा ख्याल है कि जो एडिशनल IG का चार्ज सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को दिया गया है वो तो बड़े शोहरत के मालिक हैं और मखसूस किस्म की उनकी शोहरत है कि वो बड़े जो है क्रिमिनल के लिए उसको बड़ा टफ टाइम देते हैं। बल्कि बाज़ मीटिंग्स में तो इस तरह की भी बातें हुई कि शायद पता चलेगा कि आने वाले वक्त में पुलिस इनकाउंटर्स की जो है वो तादाद भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की भी बातें हुई। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन जो OCU के लोग हैं वो पहले एक DIG थे, उनको तब्दील कर दिया गया। मैं तो नहीं इस बात को कहता कि अगर वो उसमें मिसफिट थे या उन्होंने खुद तबादला करवाया, इसके बारे में कोई मेरे पास तो इतलात नहीं है। लेकिन अब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो है उसको हेड कर रहे हैं और अब इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी शुरू हो गया है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। और नीचे जो अमला है, अगर तो आपने उनके ज़रिए ही CCD को कामयाब करवाना है तो मैं तो अपनी जो क्राइम की बसीरत है उसके नजरिए से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। फिर इसमें शेख साहब मैं तस्दीक कर दूं कि ये जो नीचे वाले अमले की आप बात कर रहे हैं, नीचे वाले अमले में कुछ ऐसे नाम हैं लाहौर में जो कि हम उनको कहते हैं कि ये पुलिस में क्रिमिनल एलिमेंट है, उसके गैंग से रबते हैं ये वो। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी फोर्स में CCD में चले जाएं क्योंकि वहाँ उनको नई गाड़ियाँ मिल रही हैं, नए दफातर हैं, दफातर तो इनके पास और नई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सैलरियों में भी अलाउंस भी, सिक्योरिटी रिस्क अलाउंस सही है जो CTD को मिल रहा है वो इनको मिलेगा। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि वो अलाउंस भी उनको मिल जाए। अब बात मैं बड़ी अच्छी शेख साहब ने बात की, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। अब CM ये चाह रही हैं कि कोई ऐसी फोर्स हो जो उसके नाम से पुकारा जाए कि ये इनिशिएटिव CM का था, इतना उसको कामयाब करना चाह रही हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा हर्डल कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा हर्डल पुलिस अफसरान खुद हैं। वो नहीं चाहते कि ये यूनिट कामयाब हो। देखिए CM, मैं वही बात जो मुदस्सर, मैं आपको कता कलामी माफ के, मैं वही बात कह रहा हूँ कि CM साहिबा चाहती हैं कि क्राइम कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो कौन से अफसरान हैं? पहले उनको एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो ये लोगों को पॉइंट आउट करें कि उनकी टीम में और अहम सीटों पे बैठे हुए लोग हैं, नाम मैं नहीं ले सकता, मैं तो डरता हूँ इनसे। तो लेकिन ये जरूर तयशुदा बात है कि वही लोग जो अहम सीटों पे बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि ये यूनिट ना लेकिन बने। ये इस यूनिट के अंदर ही वो लोग हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं? असल में असल इस यूनिट से मसला क्या है? इस यूनिट से मसला ये देखें ना, अब CCP लाहौर के मतहत ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट पूरा काम कर रहा था, उनके मतहत था, DIG इमरान किश्वर उनके मतहत था। अब जो नया सेटअप आया है उसके मुताबिक ये CCP लाहौर के मतहत नहीं रहा। ठीक है, अब मसला जाहिर है जिनके मतहत से निकल रहा है, मतहती से निकल रहा है, उनको मसला होगा।
होगा। अच्छा। अब आरपीओ डीपीओ जिलों में होल्ड करते हैं, उसके बगैर पूरे एक अफसर के बगैर, आरपीओ के बगैर, रीजन उसके बगैर नहीं चलता, वो रिस्पॉन्ड है। अब पैरेलल अफसर जब उनके पास आएंगे जो सब हीनियस क्राइम वो ले जाएंगे, हाँ। तो इन्होंने फिर तो क्या ये क्या करना करेंगे है? ये फिर? फिर लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, ये फिर एंटी राइट फोर्स ये क्या बनाएंगे, फिर सिक्योरिटी पे मामूर होंगे? ये 406 की तफ्तीश करेंगे, 506 की करेंगे, 406 लेन देन के मामला, 499 चेक डिसऑनर और 506 भी धमकियाँ शमकियाँ, ये फिर 324 इक़दाम कत्ल की, बाकी सारा कुछ तो उनके पास चला गया, कत्ल उनके पास चला गया है, ठीक है, डिकेटी कत्ल उनके पास चला गया, कब्जा माफिया, गैंगस्टर्स, मंशियात, सारे तो उनके पास चले गए, सब उनके हीनियस क्राइम सारा उनके पास चला गया। इनके पास जो है ना वो कुछ नहीं रहता, इसी वजह से वो हर्डल रुकावटें आ रही हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो इतने अच्छे अफसरों के नहीं हो रहे, ठीक है। जो ए कैटेगरी के अफसर हैं ना पंजाब पुलिस में, पीएसपी, उनके अफसर नहीं हो रहे। जो सी कैटेगरी के अफसर हैं, डी कैटेगरी के अफसर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ले लिया जाए, ठीक है। अब इन जो इंटरव्यू करने वाले अफसर हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमने इनको लेना है तो फिर हम सीएम को क्या चेहरा दिखाएंगे कि हम ये हमारा सीसीडी यूनिट है। तो ये बड़ी हर्डल्स आ रही हैं। जब तक ये डिपार्टमेंटल वाली हर्डल खत्म नहीं ना होती तब तक ये यूनिट कामयाब नहीं होता। ऑलरेडी ये सारी चीजें पंजाब पुलिस के बिगाड़ का बाइस बनी है। अब ये भी यूनिट अगर डिपार्टमेंट आपने बनाया है तो इसमें भी अगर सिफारिशी कल्चर ही होगा तो ये भी काम तो नहीं कर पाएगा ना फिर, जिस तरह पंजाब पुलिस नहीं कर पा रही है काम। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में इनकी सिफारिशें कौन करता है? सिफारिशें करने वाले सीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं, सिफारिशें करने वाले हुकूमती वज़रा हैं, ठीक है। अच्छा। इस तरह के लोग सिफारिशें करते हैं। बाकी या फिर इनके ब्यूरोक्रेट साथी होते हैं, पुलिस अफसरान होते हैं या फिर डीएमजी अफसरान होते हैं। बाकी इसके अलावा तो ये माड़ी मोटी सिफारिशें तो मानते नहीं हैं। या फिर जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस सिफारिशें करते हैं कि इस बंदे को इधर लगा दें, इधर लगा दें, ठीक है। और उनको लगाना पड़ता है क्योंकि इनके ज़ाहिर पेश भी होना है। सिफारिश किसी तरह की भी हो, अगर मतलब तमाम लोग सिफारिश भी नहीं करते हैं, लेकिन सिफारिश पे डिपेंड करता है। अब ज़ाहिर है मेरी और मुदस्सिर देखिए मेरी भी तो नहीं सिफारिश चलेगी ना, मैं कहूँगी हमारी सिफारिश चलेगी, हमारे लिए तो वो जो है ना वो पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। मामला ये है कि मैं कहता हूँ कि मैडम सीएम का सीसीडी बनाने का विजन कमाल का है और उनकी हिस्ट्री में ये नाम रह जाएगा। जैसे उनके चचा ने डोल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स बनाई जो तुर्की से सारा मॉडल लाया गया था। तो अगर वो भी चाहती हैं कि पंजाब पुलिस में, और उनको पंजाब पुलिस में इसलिए भी दिलचस्पी है कि वो आवाम के लिए कुछ करना चाहती हैं। चले डॉल्फिन फोर्स बनाई, पीरू फोर्स बनाई, काम क्या कर रही है वो? नहीं, वो काम इसलिए नहीं कर पाई कि उनकी बाइक्स जो थी वो इतनी महंगी हैं, इतनी हैवी बाइक्स। तो वही ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगा दिया, बाकी सारी कमोडिटीज पे लगा दिया, उनके ऊपर लगाना चाहिए था, अफसरान के ऊपर पैसा लगना चाहिए। असल में ना इन्होंने वो सफेद हाथी खरीद लिया। अच्छा। अब उनको समझ नहीं आ रही। अब एक मोटरसाइकिल हाथी ने अब जो खाना है महाना, वो भी एक्सपेंसिव है, वो बड़े एक्सपेंडिचर है। तो उसमें जो है वो करप्शन भी बड़ी सामने आई और इंक्वायरियां भी हुई, वो भी दबा दी गई। ज़ाहिर इन्फ्लुएंस होता है हर जगह पे। अब ये है कि अब ये प्रपोजल गई है कि ये इन जो सारी मोटरसाइकिलें इनकी जगह नई मोटरसाइकिलें 250 की ले आए। लेकिन अभी उस प्रपोजल पे जो सीएम का ध्यान सारा उधर है, नई फोर्स पे है, सीसीडी पे है, उसको कामयाब करवाना चाह रही है। अच्छा। अब कल देखे ना जो भी आई साहब ने प्रपोजल लेके गए, सीएम ने अप्रूव्ड कर दिया है। हाँ। अप्रूव्ड। अब 2000 नए कारपोल्स भर्ती होंगे, ठीक है, तैनातियां होंगी नहीं। ये 5000 करना चाह रहे थे। रुकावट क्या आ गई? रुकावट आगे IMF आ गई। उसने कहा IMF ने कहा इतनी तैनातियां नहीं उसने कहा कि इतने आपके पास कहाँ से आप पैसे हैं, आपने हमारे पैसे नहीं देने। अच्छा, क्या बात है। गाड़ियां कितने 100 नहीं मांगी है? गाड़ियां मेरे ख्याल में ये 200 नई गाड़ियां देंगे। 200 नई गाड़ियां? वो वाली गाड़ियां नहीं है जो 650 सीसी वाली बड़ी महंगी गाड़ी। नहीं, सिंगल कैबिन डबल कैबिन मिला के 1 करोड़ से ऊपर 319 गाड़ियां बनती हैं। मैंने इसे दी थी पूरी फिगर। 319 गाड़ियां बनती हैं। अच्छा। इसमें डबल कैबिन है, सिंगल कैबिन है, थानों के लिए नई गाड़ियां हैं। अच्छा। कारें देंगे। बड़े अफसरों के पास जो डीआईजी रैंक के अफसर हैं अलग गाड़ियां, उनके पास एक गाड़ी होगी, एक नई कार देंगे उनको। अच्छा, एक अलग डिपार्टमेंट की तरफ से एक और पर्सनल यूज के लिए कार अलग हो। डेफिनेटली वैसे तो जितने भी सीनियर अफसरान हैं जो ग्रेड 18 से ऊपर होते हैं उनके पास 10-12 मुलाजिम भी होते हैं, घरों में भी। अच्छा। बाहर भी 2-2, 3-3 ड्राइवर भी होते हैं। ये भी कभी
कभी करेंगे इंक्वायरी इसमें हो ऊपर तो भी ये बात बड़ा की, इस पे तो बड़ा इसमें अहम इंक्वायरी टॉपिक गाड़ियां भी होती हैं उनके पास ये चार तो चार हाजिर पाँच सर्विस की बात कर रहे हैं, आप रिटायर के घरों में चेक कर लें, उनके पास 10 आधी पुलिस तो उनकी खिदमत करने में लगी कांस्टेबल हुई उनके है। साथ चल रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ चल रहे हैं, ये तो उनके रिश्तेदारों को भी प्रोटोकॉल लगे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब पंजाब की, बिलखसूस लाहौर की, कि नया एक डिपार्टमेंट जो है ना वो कायम किया जा रहा है, उस हवाले से क्या चीज़ें हैं, किस तरह इसको क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन मौजूद है, मुजाहिद शेख साहब मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।